has been done by several person in furtherance of common intention of all. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. यानी कि जो सेक्शन 34 है आपका, एक तरीके से आप देखेंगे, ये एक ऐसा सिद्धांत बता रहा है, ऐसा प्रिंसिपल बता रहा है, जिससे हमको पता चलता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, और जहां जिस आपराधिक कार्य की हम बात कर रहे हैं, जिस क्रिमिनल एक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो किसी कॉमन इंटेंशन क्या हो कि जो उन व्यक्तियों की पहले से कोई सोच उन्होंने बना रखी हो, उस सोच को पूरा करने के लिए उसके फर्दरेंस में उन्होंने उसका आपराधिक कार्य को किया है। तब उस स्थिति में अगर वो कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ है, तो उसके लिए सभी व्यक्ति बिल्कुल ठीक ऐसे ही लायबिल होंगे जैसे उन्होंने वो सभी ने मिलकर के वो अपराध यानी कि अकेले अकेले इंडिविजुअली किया है। ये देखो, जो जॉइंट लाइबिलिटी की आप बात करते हैं, तो जॉइंट लाइबिलिटी आपकी जो है सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 38 तक। और जब हम 34 को 149 के साथ इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ हम कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन दोनों में डिफरेंशिएट करके चलते हैं। और ठीक है भैया, इसी के साथ जब आगे आप देखेंगे इसको, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है सेक्शन 34 का, वो क्या है? सेक्शन 34 आपको बताता है, सेक्शन 34 कोई पैनल प्रोविजन तो है नहीं, ये केवल और केवल एक नियम को स्थापित करता है, और वो नियम एक साक्ष्य का नियम कहलाता है, जो सब्सटेंसिव ऑफेंस को क्रिएट करता है। ये सेक्शन 34 लेज डाउन ओनली ए रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब जो मेन जो चीज है, जो सेक्शन के पीछे जो पर्पस क्या है किसका, the section is intended to treat cases in which it may be difficult to distinguish between the act of individual member of a party or to prove exactly what part was taken by each of them in furtherance of common intention of all। भाई, जब कई व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा था, किसी कॉमन इंटेंशन को पूरा किया जा रहा था, वो कॉमन इंटेंशन उनकी आपराधिक इंटेंशन थी। अब उस आपराधिक इंटेंशन को पूरा करने के लिए किस व्यक्ति ने क्या पार्ट प्ले किया है और कितना आपराधिक कार्य उसके द्वारा किया गया है, ये अपने आप में तय करना बड़ा मुश्किल काम है। इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये जो ऑब्सर्डिटी थी, ऑब्सर्डिटी को निपटाने के लिए जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 को हम देखते हैं, ये कह देता है कि अगर एक ने भी किया है तो सभी इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही लायबल होंगे जैसे सभी ने किया है। यानी कि a section really means that if two or more person intentionally do a thing jointly, यानी कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली प्रायर मीटिंग ऑफ पॉइंट्स है उनके बीच में किसी काम को उनके जॉइंटली या मिलकर के करते हैं, इट इज जस्ट द सेम एज इफ ईच ऑफ देम हैज डन इट। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो प्रत्येक ने अकेले अकेले किया है। The reason why all are deemed guilty in such cases, it is that the presence of accomplice gives encouragement। यानी कि ये जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ठीक है भाई, अगर एक ने किया तो दूसरे को गिल्टी क्यों मान रहे हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट जो ये जनरल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर एक व्यक्ति का साथ किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाए तो उसे वो एनकरेजमेंट, वो उसे साहस देता है कि जिससे उसे करने में आसानी होती है। यही चीजें हम यहाँ कहते हैं। The reason why all are deemed guilty in such cases is that the presence of accomplice gives encouragement, support and protection to the actually committing an act। यानी कि उस व्यक्ति को जो वास्तव में उस आपराधिक कार्य को कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति की जो प्रेजेंस है वो उसे एनकरेज करती है, सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। अब सेक्शन 34 को आप जब डिवाइड करेंगे, उसको तोड़ के चलते हैं, हाँ ये देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें उसमें आती हैं निकल के। भाई सेक्शन 34 की अगर आप सीधा डेफिनेशन क्लेस पर चली जाओ तो वो कहता है कि कोई क्रिमिनल एक्ट है कि सेवरल पर्सन के द्वारा है और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है। ये तीन चीजें आप देख करके चलेंगे, फिर सभी की लाइबिलिटी सेम इन्होंने बताई दी है। अब यहाँ आ जाइए, तो सेक्शन 34 के इंप्लीमेंट होने के लिए कुछ कंडीशन है जिनको पूरा किया जाना अति आवश्यक है। यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, criminal act has been done by several person, यानी कि some criminal act must be
देन और जो क्रिमिनल एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट वो होना चाहिए जो उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया गया है। क्रिमिनल एक्ट यूज इन सेक्शन 34 डज नॉट रेफर टू इंडिविजुअल एक्ट, यानी कि उस इंडिविजुअल एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं जिसके लिए कॉमन इंटेंशन को तैयार हुई थी। ये तो उस इंटेंशन से अलग कोई आपराधिक कार्य किया गया है। भाई सपोज कीजिए हम आप और हम सब लोग मिलकर के किसी बैंक में रॉबरी करने के लिए जाते हैं, तो ये हमारी क्रिमिनल, ये हमारी इंटेंशन हो सकती है। और कॉमन इंटेंशन क्या है कि बैंक में जाकर रॉबरी करनी है। अब इस रॉबरी को पूरा करने के लिए कुछ और भी आपराधिक कार्य अगर करने पड़ते हैं तो वे इंडिविजुअल, वे अलग एक्ट होंगे। तो उस क्रिमिनल एक्ट की हम बात करके चलेंगे जो उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं। Criminal Act used in Section 34 does not refer to individual act where a crime is committed by a group of person, where a crime is committed by several person in furtherance of common intention of all, each of them doing same act, यानी कि each of doing some act similar or diverse, big or small, चाहे वो सब एक्ट किए जाए वो बिल्कुल सिमिलियर है या अलग अलग तरीके का है या बड़ा है या छोटा है, किसी भी तरीके से उन्होंने किया, वो सबकी जो जिम्मेवारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल बराबर की भागीदारी होती है। That act refers to the criminal act used in section 34, which means the unity of criminal behavior which result in something for which an individual would be punishable if it were all done by himself alone in a offense, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य किया जा रहा होता तब उस एक व्यक्ति के द्वारा भी ये सब काम उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए किए जाते। इसलिए जो यूनिटी ऑफ एक्ट है, यानी कि वो अलग अलग काम को एक जगह करके आप देखते हैं, तभी इसलिए क्या है कि एक के द्वारा भी अगर किया हुआ है, किया गया है तो माना सभी के द्वारा जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल एक्ट कौन सा होगा? जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, पहले तो हम ये देख लेते हैं सेवरल पर्सन के द्वारा होगा। द क्रिमिनल एक्ट इन क्वेश्चन मस्ट हैव बीन डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कि अकेले के द्वारा नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर के किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए आगे बढ़े हैं। दैट इज बाय मोर देन वन पर्सन। अब यहाँ पर अकेले व्यक्ति की हम बात करते हैं। जो रूल ऑफ एविडेंस है सेक्शन 34 की, जो जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत है, वहां एक से अधिक व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। द नंबर ऑफ रॉन्ग डूअर्स शुड बी एटलीस्ट 2, कम से कम 2 व्यक्ति में हर हालत में जरूर होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, द क्रिमिनल एक्ट वाज फ्रेश and independent acts springly wholly from the mind of the doer, यानी कि जो हम अपने दिमाग में तय करके चले उस दिमाग से ही कहीं अलग जाकर के वो क्रिमिनल एक्ट हुआ है। भाई हमने तो रॉबरी की ही बात की थी। अब रॉबरी करने के लिए जब वहां पहुंचे तो जैसे ही गेट के अंदर घुसे, वहां पे जो संतरी था या गार्ड था, उस गार्ड ने रोक दिया। कुछ के पास पिस्टल थी और कुछ ने तुरंत निकाली और वो जो गार्ड है उसको शूट आउट कर दिया। ये बात तो हम तय करके चले ही नहीं थे। तो ये जो एक्ट हुआ है कुछ के द्वारा उस गार्ड को मारने का, दैट इज द क्रिमिनल एक्ट। और क्रिमिनल एक्ट कौन सा? उस जो हमारी रॉबरी थी, उस रॉबरी को कंप्लीट करने के लिए जो हमें गार्ड मारना पड़ा था कुछ को, जिसके लिए तय था ही नहीं, तो उसके लिए सभी बराबर के दोषी होंगे। जो कह के चल रहा है ये was fresh and independent act springly wholly from the mind of the doer, यानी कि उससे बिल्कुल अलग है। The others are not liable merely because when if it was done they were intending to be partaker with the doer in a different criminal act, यानी कि खाली साधारण को उनको नहीं छोड़ देंगे कि भैया उनको इस बात के लिए तो तय किया ही नहीं गया था। अब जो कॉमन इंटेंशन है वो क्या है? कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है ये, तो अब देखो यहाँ पर 1870 के पीछे चले जाओ आप। द वर्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ये पूरी जो लाइन है ये जोड़ दी गई थी सेक्शन 34 में। कब? पर्सन्स के जगह पर पर्सन्स था द वर्ड, यहाँ पे जो ना पर्सन की बात की हुई थी इन 1870 में। द आइडिया ऑफ विच पॉसिबली वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज ऑफ द प्रिवी काउंसिल जजमेंट। और वो जजमेंट देखना क्या कहता है कुछ, where parties go with a common purpose to execute a common intention, each and everyone becomes responsible for the acts of each and every other in execution and furtherance of their common purpose. As the purpose is common, so must be the responsibility.
जब उन लोगों का जो पर्पस ही है वो कॉमन है, उस कॉमन पर्पस के लिए वो किसी चीज को करने के लिए जा रहे हैं और वो मिल करके जा रहे हैं, तब वहां कोई चीज अकर्ड होती है तो उसके लिए उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी सबकी बराबर की हो जाती है। गणेश सिंह वर्सेस राम राजा का केस था 1869 का, और यहीं से निकल कर फिर ये 1870 में जो थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। दूसरी चीज है तो एक्सप्रेशन जो है कॉमन इंटेंशन, ये क्या है, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि जो पर्पस है उसकी हम यूनिटी के वो एक जोड़ है उसका, या प्री अरेंज प्लान होगा। प्री अरेंज प्लान जिसको हम पहले से तय करके चले, इट हैज बीन गिवन वेरियस मीनिंग। अब जो अलग अलग चीजें आप इसमें बताते हैं, पहले क्या, कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज ए प्री अरेंज प्लान, या जिसे आप प्री मीटिंग ऑफ माइंड कह देते हैं, या प्रायर कंसल्टेशन कह देते हैं, किसके बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में जो एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में यही कह दिया था 1949 में। अब इसी तरीके से इब्रा अकंदा वर्सेस एम्परर का मामला देख लीजिए, कॉमन इंटेंशन मींस द मेंसरिया, मेंसरिया को क्या चीज, जो नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड, यानी कि वो मेंसरिया, वो कॉमन इंटेंशन की बात हम यहाँ का क्या चल रहे हैं, जो किसी अपराध को कार्य पूरा करने के लिए जरूरी होती है। It also means evil intent to commit some criminal act but not necessarily the sub offense which is committed, यानी कि किसी आपराधिक कार्य को पूरा करने के लिए जो इंटेंशन थी, इविल इंटेंशन थी, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कॉमन इंटेंशन है, उस काम के लिए नहीं थी जो काम किया गया है। यानी कि वो कॉमन इंटेंशन वो होगी जिसको पूरा करने के लिए आप लोग ने प्रायर मीटिंग की थी। कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज ए प्रायर अरेंज प्लान, यानी कि पहले से एक बात आपने तय की हुई है। और प्री अरेंज प्लान, प्रायर कंसल्ट और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं इसको, एक ही बात को, लेकिन जो सारी चीजें निकल के वही कॉमन इंटेंशन की आप बात करें। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन कंसर्ट, यानी कि वो जो आपराधिक कार्य है वो क्या है, उस मस्ट कंसर्ट, वो जो परसुएंट है किसका, जो प्री अरेंज प्लान है या प्रायर कंसल्ट है, प्री मीटिंग ऑफ पॉइंट्स है, उसके परसुएंस में वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन कम्स इनटू बीइंग प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसी, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्री अरेंज हो, एट द स्पॉट भी आ जाती है, उसको भी देखते हैं अभी हम। अब दो चीजें ये दी हुई है, देखना अंजलि क्या कहता है, ये दोनों पॉइंट पढ़ देना। Where there is no indication of premeditation or of a pre-arranged plan, the mere fact that the two accused were seen at the spot or that the two accused fired, as a result of which one person died and two others received simple injuries, could not be held sufficient to infer common intention. कुछ बताओगे क्या कहना चाह रहा है बेटा ये? सर अगर कोई पहले से कोई प्लान डिसाइडेड नहीं है और बिना प्लान के सर कोई दो लोग जैसे किसी को गोली मार देते हैं, तो सर ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कॉमन इंटेंशन है, दो जो उन्होंने एक्ट किया वो सर सेम ही है गोली नहीं, मारने। ऐसा देखो यहाँ ये कह के चल रही है, तो देखो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड को आप किस तरीके से तय करते हो, आपको कैसे पता लगेगा कि देयर वर ए कॉमन इंटेंशन और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड? भाई आप और मैं मिल करके मान लीजिए जाते हैं, सपोज किसी श्रेयांश के पास मिल करके, आपको भी कुछ नहीं मालूम और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई है, मैं आप और मैं दोनों मिलकर के श्रेयांश के यहाँ गए, और मैं गए जाकर बैठे, मैंने श्रेयांश को गोली मार दी, जैसी मैंने गोली मारी आप वहां से भाग लिए और मैं भी वहां से भाग आया। अब इसका क्या इन्फ्रेंस निकलेगा भैया? तो मेन चीज यह थी, जो मीटिंग ऑफ माइंड्स, किसी जो मेंटल स्टेट की आप बात करते हैं, तो मेंटल स्टेट को किस तरीके से तय करेंगे आप? मेंटल स्टेट तो हमेशा जो है भाई किसी एविडेंस से तो तय होती नहीं, मेंटल स्टेट हमेशा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तय होती है। अब यही हम यही कह के चलते हैं, वेयर देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ प्रीमीडिएशन, यानी कि जो प्रीमीडिएशन या प्री मीटिंग ऑफ माइंड की हम जो जिसकी हम बात करते हैं, उसके लिए कोई इंडिकेशन अगर नहीं दिखाई देता परिस्थितियों में, और प्री अरेंज प्लान था, मेयर फैक्ट दैट द टू एक्यूज वर सीन एट द स्पॉट, भाई कुछ को और मुझे श्रेयांश क्या देखा गया, और दैट द टू एक्यूज फायर्ड एज ए रिजल्ट, यानी कि तू को भी छोड़ दो, मैंने अकेले ने गोली चलाई और जिसकी वजह से श्रेयांश डाइड, श्रेयांश की मृत्यु हो जाती है, which one person died and two other received simple injuries could not be held sufficient to infer common intention।
खाली ये चीजें कि कुश और मैं वहां उस कमरे में थे और मैंने गोली चलाई थी जिसकी वजह से श्रेयांश की डेथ होगी, अपने आप में ये चीजें सफिशिएंट नहीं होती है कि इससे ये इन्फरेंस निकाला जाए कि हम दोनों की कॉमन इंटेंशन थी इस बारे में। अब इसको साबित करने के लिए अलग से चीजें क्या होंगी, या तो ये कि भैया उससे 1 घंटे पहले मेरी और कुछ की बात हुई हो, ठीक है भैया आज घर चलते हैं श्रेयांश के, आज ठीक करके आएंगे उसे। अब चलो ठीक करके आना या नहीं आना ये अलग विषय है, लेकिन मेरी और उसकी जो फोन कॉल्स हैं वो इस बात का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हम दोनों की बातचीत आपस में पहले हुई थी, तभी हम दोनों वहां गए हैं, ये प्रायर मीटिंग दिखाने के लिए। अब अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन दिखता ही नहीं है तब उस स्थिति में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड तो नहीं दिखाई देगा वहां पे। अब इसी तरह आगे देख लीजिए, द कॉमन इंटेंशन वे डेवलप ऑन द स्पॉट, यानी कि मैं और कुछ गए as between a number of person, and this has to be inferred from the act and conduct of the accused and the facts and circumstances of the case। देखो परिस्थितियां तय करती है कि कोई चीज हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो किस वे में हो सकती है, क्या पर्पस हो सकता है, क्या उनकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन सारी चीजों तय करने के लिए जो अब मेंटल स्टेट को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो परिस्थितियां बताएंगे। मान लीजिए जैसे मैं और खुश गए श्रेयांश के यहाँ, अब श्रेयांश के यहाँ जाकर जैसे ही बैठे, बैठने के बाद तुरंत मैंने क्या किया, मैंने कुछ को इशारा किया, इशारा करके उसको बाहर लेके आया, उससे कुछ बातचीत की, बातचीत करने के बाद जाकर के कुछ बिल्कुल श्रेयांश के बराबर में जाकर के बैठ गया, मैं दूसरी तरफ जाकर के बैठ गया, दूसरी साइड। बातचीत शुरू हुई, जैसे श्रेयांश ने कुछ कहा दोनों ने उसको गोली मार दी। अब दोनों ने भी छोड़ दीजिए, मैंने ही मारी है घर, तो मेरा और कुछ का उस कमरे से बाहर उठ करके आना कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाएगा कि कोई ना कोई कंसर्ट, कोई ना कोई बातचीत इन दोनों के बीच में जरूर हुई है। तो मेल कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जब तक कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर कट नहीं होती है, क्योंकि जो मेंटल स्टेट है आप उसके लिए डायरेक्ट एविडेंस तो आएगी नहीं, मान लीजिए हो भी, अगर उस समय पर जिस समय कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो परिस्थिति तय करती है। जैसे आपने वो एक रूल सुना होगा रेसिप्सा लोकेटर, एकता बताओगे बेटा क्या होता है रेसिप्सा लोकेटर? अंजलि आप बताओगे रेसिप्सा लोकेटर क्या होता है? खुश? सर इसमें ये होता है कि शायद थिंग्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। हाँ, यानी कि घटना स्वयं बोलती है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्सा लोकेटर। तो अब जो परिस्थिति की हम जिनकी हम बात कर रहे हैं वो परिस्थिति अपने आप ही बता देंगी, बताती हैं कि हाँ भैया पहले मेरी और कुछ की आपस में बातचीत हो गई है, तब इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। पीछे तो हमने देख लिया कि सीधे सीधे से जो क्रिमिनल एक्ट इसके लिए एलिमेंट की हम देख रहे हैं, और जो पार्टिसिपेशन की भी हम बात करते हैं किसमें, क्रिमिनल एक्ट में। अब उस पे जो जॉइंट लाइबिलिटी के लिए जिस क्रिमिनल एक्ट या ग्रुप की हम बात करते हैं उसमें एक चीज ये भी है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी का ही। पार्टिसिपेशन इन ए क्रिमिनल एक्ट ऑफ ए ग्रुप इज ए कंडीशन प्रीसीडेंट, यानी कि एक पूर्ववर्ती शर्त है सेक्शन 34 को इम्पोज करने के लिए कि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वे में हो सकता है, खाली मेयर प्रेजेंस जरूरी नहीं है। In order to fix joint liability, and there must be some overt act indicative of a common intention to commit the offense, यानी कि किसी आपराधिक कार्यों को करने के लिए, उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो किसी भी उन सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ ना कुछ ओवरट एक्ट यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका बहुत जरूरी है। ये उसकी प्री कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट जिसे आप कहते हैं। पहली शर्त यही होगी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए उस किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तब सेक्शन 34 एप्लीकेबल होती है। The law requires that the accused must be present on the spot during the occurrence of the crime and take part in its commission. It is enough if he is present somewhere nearby. अब मान लीजिए सीधी सी बात है, पता लगा हम 4-5 लोग मिलकर के जो बैंक रॉबरी के लिए गए थे, अब उसके लिए क्या है, जो श्रेयांश है गाड़ी लेके बाहर ही खड़े हो गए हैं,
ये बेशक अंदर बैंक में नहीं गए हैं, लेकिन ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए बैंक के अगर बाहर गाड़ी लेकर के खड़े हो गए हैं और अंदर जाकर के कुछ ने जो गोली मारी, चाहे बेशक श्रेयांश को ना मालूम हो, लेकिन इन्हें ये मालूम है कि जो फैसिलिटेट तो किया जा रहा है, उस स्थिति में भी इनके द्वारा भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो यहाँ यही प्री कंडीशन यही है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो मेन रिक्वायरमेंट है लॉ की, कि जो ना एक्यूज जिस ग्रुप की हम बात करते हैं, जिस कॉमन इंटेंशन के लिए कि जो ग्रुप की बात करते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट उसका होना चाहिए और वो उस स्पॉट पर प्रेजेंट भी होना चाहिए जहां पर कोई क्राइम या कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए कोई ओवर्ट एक्ट किए जा रहे हो। अब इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट it is the essence of the section that person must be physically present at the actual commission of crime. He need not be present in the actual room. यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वाले खाली एक्चुअल कमरे में जिसमें कमिट किया जा रहा है वहां बैठा रहे। जरूरी यह है कि उसकी एक्चुअल प्रेजेंस, फिजिकल जो प्रेजेंस है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, वो होना चाहिए। ही कैन फॉर इंस्टेंस स्टैंड गार्ड बाय ए गेट आउटसाइड रेडी टू वार्न हिज कंपेनियन अबाउट हिज अप्रोच ऑफ डेंजर। यानी कि बैंक के बाहर ही खड़ा हो जाए इस बात को बताने के लिए कि भैया जैसी कोई आएगा आप बता देना। अब श्रेयांश तो गाड़ी में खड़े ही थे, लेकिन जो कुछ है कुछ गेट पर ही खड़े हो गए और बाकी हम सब लोग अंदर चले गए रॉबरी के लिए। और जैसे ही पुलिस की जीप दिखाई देती है, श्रेयांश ने थोड़ा सा अलग किया, कुछ ने अलर्ट कर दिया। ये क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन है इनके द्वारा। वेट इन ए कार फॉर ए नियर बाय रोड रेडी टू फैसिलिटेट देयर एस्केप, but he must be physically present at the scene of the occurrence and must actually participate in the commission of the offense some way or other way। किसी भी तरीके से हो सकता, चाहे जिस समय वो क्राइम कमिट किया जा रहा है, द टाइम क्राइम इज एक्चुअली बीइंग कमिटेड। अब तो सबसे पहला जो लीडिंग केस था इसमें बारेंद्र कुमार घोष का था, और बारेंद्र कुमार घोष का जो केस है किस नाम से, संक्रिताला पोस्ट के नाम से है, जो ये पोस्ट ऑफिस के नाम से है। पोस्ट ऑफिस मर्डर केस है। इसमें पोस्ट मास्टर जो है वो पैसे की काउंटिंग कर रहे थे। अब जो दो लोग वहां पहुंचे उन्होंने जाकर के पैसे उनसे छीने, उन्होंने रोका, गोली मार दी गई। ये मेन चीज है, देखना कुछ पढ़ करके बताना क्या लिखा हुआ भैया सामने। The first leading case on the point is Barender Kumar Ghosh versus King Emperor, AIR 1925, also known as Shankri Tola Post Office murder case. In this case, several persons appeared before the sub-postmaster who was counting the money on the table and demanded the money. In the meantime, they opened fire, killed the sub-postmaster and ran away without taking any money. Barender Kumar was, however, caught with a pistol in his hand and was handed over to the police. The accused was tried under section 302 and 34 as according to the prosecution. अच्छा ये बताओ कुछ, ये जो 302/34 लिखा हुआ है इसको आप कैसे पढ़ेंगे? Sir, अगर बोला जाए 302 read with 34. हाँ, जो सेक्शन 302 रीड विथ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड, बिल्कुल ठीक है भैया, चल दो आगे। The accused was tried under section 302 read with 34 as according to the prosecution he was one of the three men who fired at the sub postmaster. The accused denied his charge on the ground that he was simply standing outside and had not fired at the deceased. The trial court, on being satisfied that the sub postmaster was killed in furtherance of the common intention of all, convicted the accused even if he had not fired the fatal shot. बस सीधी सी बात है कि पता लगा जो तीसरा व्यक्ति था वो कह रहा कि भैया मैंने तो गोली भी नहीं चलाई, उसके पास बेशक पिस्टल बरामद हुई थी, दो लोगों ने गोली मारी थी, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है उस बात से कन्विंस हो गई थी कि भैया ये उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए था वहां पर, और जो इनकी कॉमन इंटेंशन थी उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही उस पोस्ट मास्टर को गोली मारी गई है। अब सेम चीज जो ट्रायल कोर्ट ने तय की थी वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता और प्रीवी काउंसिल दोनों ने ही इस बात को उसे एग्री किया और उसकी जो फाइंडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट की एज इट इज अपहेल्ड कर दी और उसे गिल्टी माना गया। और साथ में क्या कह दिया, जो अपने जॉर्ज समनर थे उन्होंने एक लाइन कोट करते हुए कह दिया, जब जो फेमस पोएम थी, ऑन हिज ब्लिंडनेस सेड इवन इफ द अपीलेंट डिड नथिंग एज ही स्टूड आउटसाइड द डोर, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट इन द क्राइम एज इन अदर थिंग्स दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी कि ये जो वहां खड़े होकर इंतजार करते हैं इस बात के लिए कि जैसे ही मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं सर्व करूंगा, वो भी उस क्राइम का हिस्सा होते हैं।
तो सेक्शन 34 deals with doing of a separate act, similar or diverse by several persons. If all are done in furtherance of a common intention, each person is liable for the result of them all as if he had done then himself, यानी कि ऐसे ही जैसे उन्होंने वो अपने लिए कोई काम किया है इसी तरीके से लाइबल होंगे। अब कुछ अलग अलग जजमेंट और सारी अलग अलग चीजों को देखते हुए हम ये इन्फरेंस निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि जो सेक्शन 34 की जो जॉइंट लाइबिलिटी की हम बात करते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब अगर टू कॉमन इंटेंशन को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कॉमन इंटेंशन को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे भैया प्री मीडिएशन ऑफ मीटिंग माइंड्स इज नेसेसरी, यानी कि जो प्री मीटिंग ऑफ माइंड प्रायर कंसेंट की हम बात करते हैं वो कंपलसरी है। तो पहला यही कहता है टू एस्टेब्लिश कॉमन इंटेंशन प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड इज नेसेसरी, या प्री मीटिंग ऑफ माइंड जिसे कहते हैं देयर शुड बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स व्हिच एक्टिवेटेड कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल एक्ट शुड हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि जो आपकी जो कॉमन इंटेंशन जिसको आप एक्टिवेट किया गया था उस कॉमन इंटेंशन के एक्टिवेशन की वजह से एक क्रिमिनल एक्ट अलग से काम किया गया है। दूसरी स्थिति जो कहती है देयर मे बी सिचुएशन इन विच प्रीमेडिटेशन वाज नॉट प्रेजेंट। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ना हो लेकिन एट द स्पॉट ऑफ अकरेंस एट द स्पर ऑफ द टाइम वो अराइज हो सकती है। तो ये कहते हैं there may be situation in which premeditation was not present but intention developed at the spur of the time but it should must being shared among one another, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे के बीच में वो उस काम को करने से पहले शेयर हो जाए, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या किसी अन्य साक्ष्य से ये बात साबित होती हो कि उनके बीच में उनकी जो इंटेंशन है वो एक्सचेंज हो गई थी, उनकी जो मानसिक फैक्ट मेंटल फैक्ट था एक दूसरे के पास पहुंच गया था। अब देखो नेक्स्ट चीज यही कह चलेगा टू प्रूव कॉमन इंटेंशन इट इज वेरी हार्ड बिकॉज इट इज द मेंटल थिंकिंग ऑफ द एक्यूज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो भाई एक व्यक्ति की मानसिक सोच है, आप इसे कैसे तय कर सकते हैं। तो इसके लिए सो इट हैज टू बी कॉल्ड आउट फ्रॉम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, यानी कि प्रत्येक मामले की जो तथ्य और परिस्थितियां होंगी वे इस बात को बताती हैं कि बताने की प्रयास करती हैं, उन्हीं से इन्फरेंस निकाला जाता है कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, वही तय करेंगे। तेरे आप देखो कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन दोनों में अंतर है। सेक्शन 34 केवल भैया कॉमन इंटेंशन के मामले में ही एप्लीकेबल होता है, सेम इंटेंशन की बात हम यहाँ नहीं करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर और सेम इंटेंशन and section 34 can be invoked only when the accused shares common intention not one of the similar intention। अब देखो अंजलि बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन। सर कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होता है, सेम इंटेंशन में नहीं होता है। और जैसे कि सेम इंटेंशन यानी कि आप और मैं चाहते हैं कि हम किसी एक इंसान को मार दें तो ये सेम इंटेंशन हो जाएगा, लेकिन कॉमन इंटेंशन होता है कि हम कैसे मारेंगे। ठीक कि बिल्कुल हम ठीक है। आप दूसरी चीज ये कि जो जब तक आप कॉमन इंटेंशन को साबित नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति केवल स्वयं ही लायबिल होगा अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए, दूसरे व्यक्ति को उसमें लायबिल नहीं ठहरा जाएगा। तो ये कहता है अनलेस द कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड इंडिविजुअल विल बी लायबिल फॉर हिज ओन एक्ट एंड नॉट अदरवाइज and they will be deal as under section 38 of IPC। लेकिन वह 38 क्योंकि उनमें क्रिमिनल नॉलेज थी उन चीजों की उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि जो जॉइंट लाइबिलिटी की आप बात करेंगे सेक्शन 34 से 38 तक देखेंगे तो 38 के अकॉर्डिंग हो सकता है लाइबिल हो, उसी के अंतर्गत उसे डील किया जाएगा। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं हुई है तो उस स्थिति में 34 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन टू द एक्यूज, क्योंकि ये देखो नेचुरल प्रिंसिपल है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। अगर डाउट है, देखो पहले सिद्धांत ये था कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल ही पर ही फॉलो करते हुए अगर कोई डाउट रह जाता है, मतलब संदेह से परे अगर किसी चीज को साबित नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं हो पा रही है, तब उस स्थिति में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है
हमेशा एक्यूज्ड को दिया जाता है, और एक्यूज के देने की स्थिति में 34 एप्लीकेबल नहीं होगी, 38 के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। खैर चलिए आगे इसको देखते हैं। अब आ जाता भैया कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट वो होगा जो हम 149 के साथ देखते हैं। और 149 को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 141, यानी कि जहां पांच या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो अब 141 के परव्यू में बताए गए हैं, तो वो उस स्थिति में सभी व्यक्ति जो है उसके लिए एक के द्वारा किए गए कृत्य के लिए सभी व्यक्ति दायी होते हैं, जो 141 का जो सार है वो कहता है। अब ये कहता है जो सेक्शन 149 लाइक सेक्शन 34 इज द अदर इंस्टेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 140 देखो सेक्शन 34 की आप बात कर रहे थे, ये तो रूल ऑफ एविडेंस की बात कर रहा था, लेकिन जो सेक्शन 149 है, सेक्शन 149 अपने आप में क्या स्पेसिफिक पैनल प्रोविजन है, स्पेसिफिक जो ऑफेंस की बात करता है। सेक्शन 149 क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस, यानी कि it runs as under if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. Every person who at the time of the committing of that offense is a member of assembly is guilty of that offense। ये तो सार की बात हो गई। अब ये जो मेन चीज आप ये देख के चलते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्ट को देख के चलेंगे 141 से लेकर 160 तक इससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं चैप्टर 8 में, जो जॉइंट रियल लायबिलिटी और जो सॉरी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी की आप बात करके चलती हो। अब इसके लिए सबसे पहले आप भैया 141 देख लीजिए कि 141 आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ देखना बेटा क्या कह रहा है ये। An assembly or of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is सुनो first मेरी बात, यानी कि ये कह रहा है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जो ग्रुप होगा, एक समूह होगा, उसे आप जो है अनलॉफुल असेंबली करेंगे, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव आप उसे कहेंगे। जब उस जमाव का, जब उस असेंबली का जो ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, इन किसी कैटेगरी में से निकल के आएगा। जो कैटेगरी पहली क्या दी हुई है देखना भैया। to overawe by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। यानी कि क्या कहना चाह रहा भैया ये। सर मतलब क्रिमिनल फोर्स से सर जो जो कैटेगरीज मेंशन है इन सबको डराना। यानी कि जो चाहे जो कहने या तो जो क्रिमिनल फोर्स है आपराधिक बल दिखा करके या उसका प्रयोग करके, जो सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है किसी भी राज्य का या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ये जो उसको अपनी लॉफुल एक्सरसाइज में कोई कार्य करता है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको डराया जा रहा है, उसके विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। अब दूसरा क्या है, सेकेंड है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, या किसी लॉ को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किसी लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और ये अनलॉफुल असेंबली जो है ये विधि विरुद्ध जमाव के जो लोग हैं इस उद्देश्य के साथ कि भैया इस कार्य को हम नहीं होने देंगे, तब उस स्थिति में उन्हें अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। या कोई मिसचीफ कारित करते हैं या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या कोई इसी भांति का अन्य अपराध करते हैं, तब द असेंबली शैल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। तो बहुत चौथा ये कहता है बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी or to deprive any person of the enjoyment of right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to offense any right or supposed right। यानी कि देखो इसने तो सारी ही चीजें कवर कर दी, इसमें अपना एक्सटॉर्शन और रॉबरी को भी भैया इसमें कवर कर लेते हैं। क्रिमिनल फोर्स को यूज करके या उसे दिखा करके किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति, उसके कब्जे की जो संपत्ति है उसका कब्जा ले लेते हैं, या किसी व्यक्ति को उसका जो राइट टू वे है उससे डिप्राइव किया जा रहा है, या कोई अन्य तरीके की जो भी चीज है। और पांचवा बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स, किसी व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है किसके लिए, उस कार्य को करने के लिए जो लीगली बाउंड है नहीं करने के लिए, व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू।
और omit to what he is legally entitled to do, उस चीज को लोप कराया जा रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है। और ठीक है भैया, an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई जवाब जिस समय वो इकट्ठा हुआ है उससे पहले वो अनलॉफुल नहीं था, लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि वो अनलॉफुल हो जाए बैठे बैठे। अब अंजलि देखना क्या लिखा हो भैया। From this section, we can say that to constitute an unlawful assembly, the following ingredients is necessary. There should be an assembly of 5 or more persons. There must be a common object for them. Common object must be one of the 5 ingredients specified in the above section. When the number of the persons reduces from 5 for trial for the reason that some were acquitted for the charges, then the section 141 will become inapplicable. But if there is clear indication that some other unidentified persons are involved in the crime, then this section can be applied. देखिए, अगर जैसे ही 5 से वो नीचे आते हैं और उसमें जैसे 5 से कम होंगे तो उसके बाद 141 अपने आप ही इनएप्लीकेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 141 में क्या क्या चल रहे हैं, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर किसी ऐसे कार्य को करते हैं जो 141 में दिया हुआ है तो दे शैल बी कॉल्ड एज, एक के द्वारा भी किए गए के लिए सभी दायी होंगे, उत्तरदायी होंगे। रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा हुआ है कुछ, देखो क्या कहता है भैया। It is competent to a court to come to the conclusion that there was an unlawful assembly of 5 or more persons, even if less than that number have been convicted by it. If the charge states that apart from the persons named, several other unidentified persons were also members of the unlawful assembly whose common object was to commit an unlawful act. Second, or that the first information report and evidence show such to be the case even though the charge does not state so. Third, or that though the charge and the prosecution witnesses named only the acquitted and the convicted accused persons, there is other evidence which discloses the existence of named or other persons. यानी कि जहां हम कह के चल रहे ठीक है भैया, जैसे ही 5 से कम होंगे तो 141 जो है इनएप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये साक्ष्य भी है, ये भी कहीं दिखाई देता है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो अननेम्ड थे, उनका नाम था ही नहीं, मतलब सॉरी उनका नाम अनडिस्क्लोज था, वो नेम्ड नहीं थे, अननोन में एफआईआर थी। तो अगर इस बात का साक्ष्य है, इस बात की पुष्टि होती है, तब उस स्थिति में 5 से कम लोग होते हुए भी उन्हें जो है 149 के अंतर्गत उन्हें दोषित किया जा सकता है। अब देखो 149 के एलिमेंट आप देख लीजिए, 149 के एलिमेंट के लिए सिर्फ द एसेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 इज असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। 5 और मोर पर्सन क्यों? क्योंकि अभी से 141 में क्या क्या चल रहे हैं, हैविंग वन और मोर ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपका 141 की 5 कैटेगरी आपकी दी हुई है, एंड इट कुड बी गैदर्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ असेंबली। और वो उस असेंबली जो लोग वहां इकट्ठे हुए हैं उनकी प्रकृति से, तब भी वही बात आती है कि आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है, उनके जो एक्ट होंगे, उनके द्वारा जो काम आगे किया जा रहा है, जो परिस्थितियां होंगी वो तय करेंगी। आर्म यूज बाय देम एंड द बिहेवियर ऑफ द असेंबली एट द बिफोर सीन ऑफ अकरेंस। उस जो सीन ऑफ अकरेंस है उसके पास जो उनका जो बिहेवियर है और उसका असेंबली वो आर्म्ड थे या नहीं थे, ये सारी चीजें तय कर देती है। सेक्शन 149 creates joint liability of all member of an unlawful assembly for criminal act done by any member in prosecution of the common object। अब देखो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट of the said assembly, so the essential ingredient of 149, देखो ये essential है, there must be an unlawful assembly जो 141 में दी हुई है। criminal act must be them done by any member of such assembly, उनमें से जो असेंबली का कोई भी मेंबर है किसी के भी द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। अब ये एक्ट जो है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली or such which was likely to be committed in prosecution of common object, member have voluntarily joined the unlawful assembly। यानी कि वो खुद अपनी स्वेच्छा से उसे ज्वाइन किया हो और उसके भली भांति उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए, पता है जिसने ज्वाइन किया है।
The members have voluntarily joined the unlawful assembly and knew the common object of the assembly. Mere presence and sharing of common object of the assembly makes a person liable for the offense committed even it had no intention to commit that offense. जब हम 34 में कहकर चले थे वहां एक्टिवली पार्टिसिपेशन की आवश्यकता की बात की थी हमने, लेकिन अगर हम 149 के परव्यू में जाके देखते हैं तो खाली वो कुछ काम नहीं भी कर रहा है ना, खाली अगर खड़ा भी हुआ है, मेयर प्रेजेंस उसकी क्या है, वो इस बात के लिए उसे उत्तरदायी बना देती है कि वो उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा था। अब यहाँ पे दो चीजें आप निकाल के चलोगे भैया, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और मेंबर न्यू टू बी लाइकली, ये दो चीजें उसमें कंपल्सरीली होनी चाहिए। और द वर्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कहता है, वो इस बात को दिखाता है जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इमीडिएटली किस चीज से कनेक्ट है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है जिसको पूरा किया जाना है उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा। यानी कि द वर्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट शो दैट द ऑफेंस कमिटेड वाज इमीडिएटली connected with the common object of the unlawful assembly of which accused were members, जिसके वो हिस्सा थे। The act must have been done with a view to accomplish the common object, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ही जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है, यानी कि द क्रिमिनल एक्ट कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो वो इसका मतलब ये होगा। अब क्वीन वर्सेस साबित अली के मामले में कह दिया द वर्ड्स इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट वर कंस्ट्रूड एज मीनिंग विद ए व्यू टू अचीवमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, वो हम जो हमारा सामान्य उद्देश्य था उसको प्राप्त करना ही इसका अर्थ होगा। अब मेंबर न्यू टू बी लाइकली, यानी कि जो व्यक्ति उसका हिस्सा है उस अनलॉफुल असेंबली का, उसे पता होनी चाहिए, उसे उन सारी चीजों के बारे में मालूम है क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं और क्या क्या कार्य वहां पे किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कुछ से कहा जाए कि भैया चलो ठीक है किसानों वाले आंदोलन में चल रहे हैं, अब चाहे कुछ की कोई इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन कुछ को ये जरूर मालूम है उस किसान के आंदोलन में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तोड़ फोड़ हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है, आगजनी हो सकती है, भाई भीड़ है, भीड़ तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सारे काम अगर वहां हो सकते हैं क्योंकि सरकार के विरुद्ध धरना देने के लिए जा रहे हैं। तो उस स्थिति में उसको जब ये सारी चीजें मालूम है तो ये इस बात के प्ले नहीं ले पाएंगे कि भैया मेरी इंटेंशन इस बात की थी नहीं, वह खाली इस बात से काम चल जाएगा। मेंबर न्यू टू बी लाइकली, द सेकंड पार्ट रिलेट्स टू अ सिचुएशन where member of assembly knew that the offense is likely to be committed, ऐसा हो सकता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है उसकी प्राप्ति के लिए ये काम हो सकते हैं। ए थिंग इज लाइकली टू हैपन, ये काम भी हो सकता है ओनली व्हेन द सिचुएशन इज लाइक इट विल प्रोबेबली हैपन, संभावनाएं हैं इसके होने की, और मे वेरी वेल हैपन, यानी कि ये तो होना ही होना है और इनकी संभावनाएं ये हो सकते हैं। द वर्ड न्यू indicates a state of mind at the time of commission of the offense, यानी कि जो न्यू वर्ड है, जो जानना वर्ड है, वो इस बात को इससे इंडिकेट करती है कि किसी व्यक्ति की जो मन स्थिति है उसको ये चीजें उस समय पता होती है, खाली इतने से काम चल। नॉलेज इन दिस रिगार्ड मस्ट बी प्रूव्ड, हाँ ये बात साबित करनी है कि इस बात को इसकी जानकारी थी कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं। भाई सरकार के विरुद्ध धरना देने के लिए जा रहे हैं, इस बात की जानकारी, ठीक है भैया आप अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं और वो जितनी भी तोड़ फोड़ आगजनी हुई है उसके लिए आप भी दायी हैं। The word likely means some clear evidence that the unlawful assembly had such a knowledge, वो जो असेंबली थी उसे इस बात का ज्ञान था। अब मेन चीज आती है भैया कि हमारा जो 34 और जो 149 इन दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर तो यही है कि भैया 34 की जब हम बात करते हैं वहां 2 और मोर पर्सन दिया हुआ है, लेकिन अगर 149 की बात करेंगे तो हर स्थिति में कम से कम 5 पर्सन होने चाहिए, 5 व्यक्ति होने चाहिए। अंडर सेक्शन 34 नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी मोर देन 1, एक से अधिक। लेकिन अगर 149 की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में कम से कम 5 या उससे ज्यादा होने चाहिए। सेक्शन 34 की आप बात करोगे वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का एक सामान्य नियम है जो सिद्ध किया जाना है, जो एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे से 149 की बात करते हो तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। लेकिन अब जब कॉमन इंटेंशन की आप बात करोगे, कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 34 मे बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके की हो सकती है कॉमन इंटेंशन, तो
किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए चोरी की हो सकती है, आगजनी की हो सकती है, रॉबरी की हो सकती है, मर्डर की हो सकती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट वही होगा जो आपका 141 में दिया हुआ है। कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन इन सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अब इसी के साथ जब कॉमन इंटेंशन को आप देखेंगे 34 के साथ, तो इसके लिए क्या भैया, प्रायर मीटिंग ऑफ पॉइंट, प्रायर अरेंज प्लान, ये जरूरी होते हैं सभी व्यक्तियों के बीच में। लेकिन अगर 149 की आप बात कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कहते हैं तो कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 रिक्वायर्स प्रायर मीटिंग ऑफ पॉइंट्स और प्रायर pre-arranged plan, that is all the accused person must meet together before the actual attack participated by all takes place under, जबकि under section 149 prior meeting of mind is not necessary where membership of an unlawful assembly at the time of commission of the offense is sufficient। तो उस स्थिति में 149 के अंतर्गत प्रायर मीटिंग जरूरी नहीं है, केवल उसके लिए मेंबर होना ही अपने आप में जरूरी हो जाता है। अब सेक्शन जो इसका 5वां पॉइंट है वो कहता है अंडर सेक्शन 34 सम एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, जबकि स्पेशली इन द क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस। और जो 149 के लिए कहते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेशन की आवश्यकता भैया वहां नहीं है। एंड द लायबिलिटी अराइजेस बाय रीजन ऑफ मेयर मेंबरशिप, खाली आप उसके सदस्य भी हैं तब भी आपकी लायबिलिटी वहां उस समय अराइज हो जाती है कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं और आपका भी जो सामान्य उद्देश्य है वो वही था जो बाकी लोगों का है। अब मेन चीज है कि जब कॉमन इंटेंशन की आप बात करते हो तो कॉमन इंटेंशन क्या है, वो एक चीज आती है कि जो सेक्शन 34 के लिए जनरल एक्सेप्शन, जनरल रूल ये है कि जो है प्रायर मीटिंग कंपाइंड होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो एट द स्पॉट एट द टाइम भी वो डेवलप हो सकती है। देखना कुछ क्या लिखा हुआ भैया। Generally, it is said that a common object may develop on the spot, but a common intention cannot. But in certain circumstances, common intention also may develop suddenly on the spot, and such common intention may be inferred from the facts and circumstances of the case and conduct of the accused persons. Following cases are illustrative on this point. In Kripal Singh versus State of UP, the Supreme Court held that a common intention may develop on the spot after the offenders have gathered there. A previous plan is not necessary. Common intention may be inferred from the conduct of the accused and the circumstances of the case. अब इसी तरीके से ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ 1955, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 331। ए एंड बी, टू ब्रदर्स वर सीन स्टैंडिंग नियर द कोर्ट ऑफ द विक्टिम एंड हु वाज स्लीपिंग, वन ऑफ देम वाज आर्म्ड विद ए गंडासास एंड अनदर विद ए लाठी। दोनों, एक के पास गंडासा था, एक के पास लाठी थी। व्हेन ए ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड, जब शोर शराबा हुआ बाय द टू, उन दोनों के बीच में, तो दोनों भाई वो भागते हुए नजर आए। ब्रदर रन टुगेदर, द बोथ ऑफ देम वर सीन रनिंग फ्रॉम द बेडरूम ऑफ द विक्टिम। भैया जो विक्टिम है उसके कमरे से भागते हुए देखे गए थे लोगों के द्वारा। द विक्टिम डाइड ऑफ एन इंसाइज्ड वुंड ऑफ द नेक, वो गहरा घाव था उसके गले पर जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। which according to the medical evidence was necessary fatal. The court found that the two brothers shared the common intention to cause that. It was held that the common intention may be developed on the spot also। हाँ, ये तय कर दिया कि हो सकता है उन दोनों के बीच में वह हत्या हो गया हो, वह डेवलप हुई हो। अब इसी तरीके से खचेड़ू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है और शिवराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये केस आप भैया देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहां तक तो बेटा यही है, यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए भैया।